बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पीएम मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोशल मीडिया हैंडल एक्स के एक ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन शेष हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास जरूर किया है। पर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे।
साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सबकी साझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या क्या प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाएगा और किस विधि से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसकी जानकारी राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने दी है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होता है वो बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है, इसलिए पूजा पहले से प्रारंभ हो जाएगी। यद्यपि ये खरमास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पल्ली देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है। तो इस तरह से पूजा अर्चना पहले करना पड़ता है। फिर उसको, उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराना है और नगर भ्रमण नहीं करेंगे तो जैसे सुनाई पड़ता है कि वो परिसर भ्रमण कराएंगे। परिसर भ्रमण जहाँ बन रहा है उस क्षेत्र में घुमाएंगे, इतना ही करेंगे। उसके बाद जो उनकी प्रक्रिया है कि उनको अन्नादिवास, पुष्पाधिवास, औषधाधिवास, ये है दुग्धाधिवास, जलाधिवास, ये सब प्रक्रिया होगी
और वो एक दिन करेंगे कि एक दिन में और करेंगे, एक दिन करेंगे, तो प्रतिदिन उनको करना पड़ेगा। इसलिए उसके पहले, प्राण प्रतिष्ठा के पहले सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं हो जाएंगी। और ये सब होने के बाद में तो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है उस दिन सब काज पूरे रहेंगे। केवल प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है उसी को संपन्न करेंगे। और उसके बाद में उसी दिन प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या कराएंगे, ये जो आचार्य प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हैं वो बताएंगे। देखिए, मानने की है कि भगवान की जो दृष्टि है, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके बाद में उसको वही शक्ति आ जाती है जिस देवता की प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में किया जाता है, तो वो शक्ति वो आ जाता है। इसलिए उनकी आँख को बांधा जाता है और आँख बांधने के बाद जो शक्तियाँ हैं आँख से निकलती हैं, इसलिए उसको वो शक्ति जो उनमें स्थापित किया गया है मंत्रों के द्वारा वो बाहर न निकले तब तक, जब तक वो प्राण प्रतिष्ठा हो करके और वो जो सिंहासन है जहाँ उनको स्थापित करना है वहाँ जब तक स्थापित नहीं हो जाते। जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित हो जाएंगे तब उसके बाद में उसको भी सामने से नहीं, बगल से जो भी होंगे वो विशिष्ट लोग, इनको वो आचार्य जो हैं निर्देश देंगे, वो उनकी पट्टी को खोलेंगे, उसी जगह वो मूर्ति होगी। हो सकता है, जैसा हमें सूचना मिली है, कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के स्थापित होने के पहले ही मूर्ति स्थापित हो जाएगी। उसमें यह है कि मूर्ति छोटी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ईडी ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी नेताओं के घर पर दबिश दी है। जानकारी है कि निगम भर्ती घोटाले की जांच के लिए ईडी ने वहां सुबह ही 3 जगहों पर रेड मारी है, जो कई घंटों तक चली है। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री सुजीत बोस के 2 घरों पर छापा पड़ा है। टीएमसी विधायक तापस रॉय के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। वहीं टीएमसी नेता और उत्तरी दमदम नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सुबोध चक्रवर्ती के घर भी सुबह ईडी की टीम पहुंची हुई थी। पिछले हफ्ते बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली इलाके में रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था और उससे सबक लेते हुए इस बार ईडी की टीम अपने साथ सीआरपीएफ के जवानों की पूरी फौज लेकर छापे मारने के लिए पहुंची। सीआरपीएफ के जवानों ने भी सिर पर हेलमेट लगाए हुए थे ताकि अगर पिछली बार की तरह हमला होता है तो ईडी के अधिकारी और सीआरपीएफ जवान जो हैं अपनी सुरक्षा कर सकें। तो पिछली बार बताते चले कि ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था और उससे सबक लेते हुए इस बार जब टीएमसी नेताओं के घर पर छापेमारी कार्रवाई करने के लिए ईडी के अधिकारी पहुंचे तो उनके साथ सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जवान मौजूद हैं। और इस रेड की वजह से बीजेपी को एक बार फिर से ममता बनर्जी को घेरने का मौका मिल चुका है। चोर का घर में ईडी का रेड तो होगा ही, चोर है। टी-शर्ट दे। सुजीत बोस इन्वॉल्व साउथ दमदम म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। His 2 direct relative engaged in Kamaharati municipality. Tapas Rai also involved in Baranagar municipal recruitment scam. We Bengal people, we the youth, we want they should go to behind the bar. भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर हमलावर है, मगर टीएमसी ने इस छापेमारी को केंद्रीय एजेंसी के गलत इस्तेमाल का उदाहरण बताया है। देखिए, ईडी जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकली विंडिक्टिव एटीट्यूड है और ये हो रहा है भाजपा के इंस्ट्रक्शन में। भाजपा वो हार चुका है, हार रहा है और तृणमूल से उसका टक्कर का कोई पावर ही नहीं है, इसीलिए वो एजेंसी को मिसयूज कर रहा है। ये जो शुभेंदु कह रहा है ना, चोर का घर तो एजेंसी चाहेगा, चोर तो शुभेंदु बड़ा चोर है।
उधर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के दौरे पर रहे। यहां वे सबसे पहले जयपुर जंक्शन के गेट नंबर 2 पर चल रहे रीडेवलपमेंट के कार्य का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचकर जंक्शन के मॉडल को उन्होंने देखा। इस दौरान रेलवे मंत्री ने जयपुर जंक्शन के गेट नंबर 2 पर बन रही पार्किंग समेत सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा है कि जयपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इसके साथ ही सांगानेर स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया जा सकता है। इस तरीके से अब राजस्थान में कुल 84 स्टेशन ऐसे होंगे जिन्हें अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा है कि जयपुर से लगातार वंदे भारत ट्रेन को गांधीनगर स्टेशन पर रोकने की मांग उठ रही थी। अब से गांधीनगर स्टेशन पर भी नियमित रूप से वंदे भारत का स्टॉपेज होगा। बताते चले कि अभी हाल ही में रामचरण बोहरा मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इसकी मांग उठा चुके थे। अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है, इससे राजस्थान में भी डेवलपमेंट के कार्य को रफ्तार मिलेगी। राजस्थान में रेलवे विकास के कई कार्य किए जाएंगे। साथियों, जयपुर की इस ऐतिहासिक नगरी में आज हम जयपुर के इस ऐतिहासिक स्टेशन पे खड़े हैं और इस स्टेशन का जिस तरह से पुनर्निर्माण हो रहा है, कंप्लीट रीडेवलपमेंट हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो आप सबने देखा। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में रेलवे और रेलवे स्टेशनों को एक तरीके से पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। पूरी तरह से एक वर्ल्ड क्लास बनाने का अभियान चल रहा है। अगर आप देखेंगे इस स्टेशन में, अभी आपने देखा करीब एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग की फैसिलिटी है। फिर इतना विशाल एरिया निकला जिसमें आराम से पैसेंजर्स आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर एक शानदार हेरिटेज लुक के साथ बिल्डिंग बन रही है। उस हेरिटेज लुक का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। फोटो देना भैया। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा जीएम साहब। और पूरी तरीके से जयपुर की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। डीडवाना नगर परिषद में भ्रष्टाचार और पट्टों की पत्रावलियां गायब होने का मामला गरमाया है। इस पर डीडवाना के निर्दलीय विधायक यूनुस खान का बड़ा बयान सामने आया। यूनुस खान ने कहा है कि 14 पत्रावलियों के गायब होने के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही नगर परिषद के पूरे कार्यकाल में हुए पट्टों और टेंडर के कामों की भी जांच होनी चाहिए। नगर परिषद में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें फर्जी पट्टे जारी करना एक मुद्दा है, टेंडर में गड़बड़ चला, आवंटन में गड़बड़ चला, बजट में हेराफेरी, इन सब विषयों की नगर परिषद की जो पुराना हमारा नगर पालिका था जिला बनने से पहले, इस कार्यकाल की पूरी जांच होनी चाहिए। मेरी तो ये मानना है और जांच सरकार करवाएगी, क्योंकि हम तथ्यों के साथ पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से सड़क निर्माण से लेकर बिजली का काम, साफ सफाई का काम, पट्टों के आवंटन का काम, पट्टों के जारी करने का काम, ये सब हुए। इनमें सब में फर्जी दस्तावेज पेश हुए हैं और एक गिरोह काम कर रहा है। टोंक के सुरेली रेलवे स्टेशन पर जोधपुर भोपाल ट्रेन का ठहराव फिर से शुरू हुआ है। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिला प्रमुख सरोज बंसल और रेलवे अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। कोरोना काल में ट्रेन का ठहराव बंद होने के बाद से ग्रामीणों की मांग पर सांसद प्रयासरत थे। अब ट्रेन सुबह और शाम सुरेली रेलवे स्टेशन पर रुका करेगी, जिसका फायदा आसपास के ग्रामीणों को मिलेगा। ग्रामीणों ने सांसद से रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग रखी थी। ये सवाई माधोपुर से जयपुर तक इंजन बदलना पड़ता था। उसके बाद में 165 करोड़ रुपए खर्च करके आपका विद्युतीकरण हुआ। आज भरी सभा के बीच में कह रहा हूं, अभी 1% में मन नहीं भर रहा। आपके 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं। 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा र
ताकि जब डबल लाइन हो जाएगी तो एक जोधपुर भोपाल से मेरा पेट नहीं भरता, कम से कम और 4 रेल रुकेंगी, तब मेरे क्षेत्र की शान बढ़ेगी। कोटा में प्रतिबंध के बावजूद भी शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में जानलेवा चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा। हालांकि नगर निगम की टीमें चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने का दावा जरूर करती हैं, लेकिन प्रशासन के तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं। चाइनीज मांझा के खिलाफ कोटा में फिलहाल एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन चाइनीज मांझे पर लगाम लगाने के लिए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जरूर उठ रही है। ये कानूनन मना है, कानून से आप नहीं बेच सकते चाइनीज मांझा, इससे लोग नुकसान हो रहा है। कई लोगों की घटना कर चुकी है, देखा जाए कि डेथ भी हो चुकी है। तो राजस्थान सरकार को ये चाहिए कि ऐसे निर्देश जारी करें। अब ये 13, 14, 15 3 दिन तक 12, 13, 14, 15 तक जो है वो पतंग उड़ाने का बच्चों को शौक है और नौजवानों को भी है। इससे चाइनीज मांझे की बिक्री यदि एक दो बार बंद कर देंगे ना, एक दो लोगों को तो बंद कर देंगे। पतंग जा रहा है, डोर जा रही है, गर्दन तक कट जाती है। आए पीछे का मुकदमा 307, 302 और 326 दर्ज होना चाहिए। किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाना, उंगली कटना 326, हाथ पैर अपंग होना, गिरना, टूटना, गर्दन कटना 307 में। दौसा से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लालसोट नगर पालिका में सियासी उठापटक देखने को मिली है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक हुई शुरू। कुछ ही देर में अध्यक्ष के खिलाफ वाले पार्षद पहुंचेंगे नगर पालिका। अध्यक्ष रक्षा मिश्रा के खिलाफ पार्षदों ने पेश किया था अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लालसोट नगर पालिका में ये वोटिंग होगी। बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा या पास होगा, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लालसोट नगर पालिका में सियासी उठापटक देखने को मिली है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, वोटिंग होगी और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पास होगा या नहीं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर दौसा से आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, बैठक शुरू हो चुकी है क्या? लालसोट नगर पालिका में यह बैठक आयोजित की जा रही है और लालसोट नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं कांग्रेस की रक्षा मिश्रा, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज बैठक आयोजित की जा रही है। कुछ ही देर में जो विरोधी धड़ा जो पार्षद है वो एकजुट होकर यहाँ पहुंचने वाला है और कुछ पार्षद यहाँ पर पहुंच भी गए हैं और इसके बाद में वोटिंग प्रक्रिया होगी। अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा या पास होगा ये कुछ देर में पता चल जाएगा। ऐसे में क्योंकि जो लालसोट नगर पालिका की बात करें तो यहाँ कुल 35 पार्षद है, जिसमें 13 पार्षद कांग्रेस के हैं, 13 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 9 पार्षद निर्दलीय हैं। लेकिन जो अविश्वास लेकर आए हैं उसमें सभी पार्टियों के जो पार्षद है वो शामिल हैं, कुछ निर्दलीय पार्षद भी शामिल हैं। 29 दिसंबर को तत्कालीन जिला कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और उसी प्रस्ताव को लेकर अब ये बैठक आयोजित की जा रही है। कुछ ही देर में अब ये तय हो जाएगा, क्योंकि पहले वोटिंग प्रक्रिया होगी। वोटिंग प्रक्रिया के बाद ये तय हो जाएगा कि विश्वास मत हासिल कर पाती है नहीं कर पाती है कांग्रेस की। तो समय क्या माना जा रहा है, जरा बताइएगा। वोटिंग कब तक शुरू होगी बैठक के बाद? बिल्कुल, जैसे ही, क्योंकि एक निर्धारित बैठक का समय है 11 बजे से शुरू किया गया है, जैसे ही सभी 35 पार्षद इसमें शामिल हो जाएंगे तब वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में क्योंकि जो करीब 28 पार्षद एकजुट हैं और वो 28 पार्षद किसी दूसरे जिले में थे, वो अभी कुछ देर बाद में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में जैसे ही 35 पार्षदों की वोटिंग हो जाएगी तो फिर ये तय हो जाएगा कि विश्वास मत हासिल। ठीक है आशीष, नजर बनाए रखना, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। उधर प्रतापगढ़ में पुलिस ने गोपनीय पत्र के आधार पर जेल से धमकी देने वाले आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में जेल में बंद पति को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार करेगी। दरअसल प्रतापगढ़ एसपी को एक गुमनाम पत्र मिला था जिसमें बताया गया था कि जिला जेल में बंद एक कैदी ने प्रतापगढ़ के ही एक व्यक्ति को मोबाइल पर धमकी दी और महिला ने आरोपी पति से जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिए जेल में बंद अपने पति से बात की, जिस पर कोतवाली थाने में कारागार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। उधर प्रतापगढ़ में देर रात चित्तौड़गढ़ की ओर से आ रहे केमिकल से भरे ट्रक में अचानक ही आग लग गई। मौके पर पहुंची नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया। कैप्सूल में केमिकल भरा हुआ था। हालांकि आग लगने पर कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ है। घटना
NH56 की है। कैप्सूल में आग लगने पर चालक को आग का पता नहीं चला, लेकिन पीछे आ रहे वाहन चालकों ने कैप्सूल चालक को जब इस बात की जानकारी दी तब ट्रक रोककर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। कैप्सूल में आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। भरतपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। खनन माफिया का आतंक देखने को मिल रहा है। रूपबास में खनन माफिया लगातार सक्रिय है। खनन माफियाओं ने रॉयल्टी नाके में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि माफिया ने रॉयल्टी कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, रूपबास से है। 8 से 10 लोगों ने रॉयल्टी कर्मचारियों को पीटा भी है। मारपीट की खबरें भी सामने आ रही है। मारपीट करने के बाद नाके में आग लगा दी गई। कर्मचारियों ने रूपबास थाने में मामले की शिकायत दर्ज करा दी है। अब आगे की जांच की जाएगी और उसके बाद क्या कुछ तथ्य होंगे सामने निकल कर आते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। चूरू के राजगढ़ तहसील में 2 पक्षों में एक प्लॉट के चल रहे विवाद को लेकर 3 आरोपियों ने प्लॉट में आग लगा दी। आगजनी में प्लॉट में मरे जो मवेशियों के रिवाड़ी में आगजनी के दौरान भेड़ बकरियां थी। मामले में बकरियों को जलाने के प्रयास का भी आरोप लगा है। आपसी रंजिश में कई मवेशी भी झुलस गए हैं। वहीं आगजनी की मिली सूचना पर राजगढ़ थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन इस मामले में अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से